कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण अर्थात युगपत समीकरण की दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दक्षता अभ्यास 7 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित निम्नांकित समीकरण निकाय का हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें दो रेखीय समीकरण दिए गए हैं जिनका हल हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है, फिर अपने उत्तर की जांच करने के लिए भी कहा गया है। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और चर x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो हमें इस दोनों रेखीय समीकरण के हल ज्ञात हो जाएंगे। तो पहले वाले समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जब हम इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे दोनों रेखीय समीकरण को, तो कोई से एक चर से हमें x का मान ज्ञात करना होगा। x का या y का मान हम दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेंगे। तो हम समीकरण 1 से यहां पर देखिए, समीकरण 1 से हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं x के पदों में। तो यहां पर समीकरण 1 थी 3x प्लस 2y बराबर में 8। यहां से हम 2y का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि दूसरे समीकरण में 2y पहले से है वहां पर। तो ये प्लस का 2y जैसा था वैसे ही रखते हैं बाएं पक्ष में, 3x दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, 8 माइनस 3x। तो यहाँ पर 2y बराबर हमको मिल गया है 8 माइनस 3x। तो चर y के दुगने का मान हमने x के पदों में ज्ञात कर लिया है। या केवल चर y का मान ज्ञात करें तो y के गुणा में यहाँ पर 2 है, तो 2 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ये समीकरण 1 की मदद से हमने चर y का मान x के पदों में निकाल लिया है। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब ये y का मान जो हमने x के पदों में ज्ञात किया है, समीकरण 1 से ये हमने ज्ञात किया है, इसलिए हम समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर समीकरण 2 है 5x माइनस 2 और y के स्थान पर हमको रखना है ये y का मान। रख देते हैं यहाँ पर 8 माइनस 3x और बटे में 2 बराबर में है यहाँ पर 16। अब 2 यहाँ पर गुणा में है, 2 भाग में भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा और इस कोष्टक को खोल लेंगे। तो माइनस चिन्ह, ये प्लस का 8 माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस 8, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 3x और बराबर में 16। अब ये 5x और प्लस के 3x जुड़कर हो जाएंगे 8x। 5x में 3x जोड़ेंगे 8x, माइनस का 8 दाहिने पक्ष में चला जाएगा, तो 16 प्लस हो जाएगा 8। ये 8x बराबर में यहां पर है 16 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। 8 यहां पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 8 से 24 को भाग देंगे तो आ जाएगा 3। तो x का मान आ गया है 3। अब हमको y का भी मान ज्ञात करना है, तो ये x का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं जिसमें हमने y का मान x के पदों में ज्ञात किया था। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 थी हमारी y बराबर 8 माइनस 3x और बटे में था 2। तो यहां पर हम x के स्थान पर रखेंगे 3 कोष्टक में, बटे में 2। 8 3 से 3 की गुणा होगी तो आ जाएगा 9 और उसके बटे में आ जाएगा 2। अब 8 में से हम 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और बटे में 2। तो चर y का मान आ गया है यहां पर ये चर y का मान आ गया है यहाँ पर -1/2। तो x का मान हमने ज्ञात किया था, वह आया था 3, y का मान आया -1/2। अब हमको अपने उत्तर की जांच भी करनी है कि ये दोनों उत्तर हमारे x बराबर 3 y बराबर -1/2 सही हैं या गलत हैं।
तो हम यहाँ पर साइड में कर लेते हैं उत्तर की जांच। अब उत्तर की जांच हम कैसे करते हैं? उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम कोई से भी एक समीकरण में ये दोनों x का भी और y का भी मान रख देते हैं। तो समीकरण एक उतार लेते हैं हम पहले। समीकरण एक है हमारी 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y बराबर में था यहाँ पर 8। और यहाँ पर हम x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर -1/2 रख लेंगे। x बराबर 3, y बराबर -1/2 रखने पर रखते हैं तो 3 x के स्थान पर 3 आ जाएगा, प्लस 2 y के स्थान पर -1/2 बराबर में 8। 3 तिया हो जाएगा 9, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 और बराबर में 8। प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 बराबर में 8। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो हमारे ये दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे समीकरण में भी रखकर देख लेते हैं। वैसे हमारे उत्तर, जब समीकरण एक में हमने x का मान और y का मान रखा तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो यहीं पर भी हम छोड़ सकते हैं, ये उत्तर हमारे बिल्कुल सही है। अगर दूसरे समीकरण में भी रखेंगे तब भी ये बराबर ही आएगा। चलिए रखकर देख लेते हैं एक बार। 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बराबर में 16। हम यहाँ पर x के स्थान पर रख रहे हैं 3, फिर यहाँ पर है 2, y के स्थान पर -1/2 रखेंगे बराबर में 16। 5 दिया हो जाएंगे 15। 2 ये यहाँ पर गुणा में था, 2 भाग में था, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर में 16। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 बराबर 16। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो दोनों समीकरण को ये x और y के मान संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी हमको एक दो रेखीय समीकरण दिए गए हैं, उनको हल करना है। हल करने का मतलब है चर x और y का मान हमको ज्ञात करना है और फिर अपने उत्तर की जांच भी करनी है। तो हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। पहले वाले रेखीय समीकरण को नंबर 1 डाल देते हैं, दूसरे वाले रेखीय समीकरण को नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखिए हमारे पास दो रेखीय समीकरण को हल करने की 3 विधि है। एक तो है सारणी विधि। सारणी विधि। दो चर वाले रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधि है कक्षा 8 में। एक सारणी विधि है, एक नंबर 2 पर है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। इस विधि के द्वारा देखिए अभ्यास 7A में हमने सारणी विधि द्वारा प्रश्न समीकरणों को हल किया था और सभी अभ्यास में हमने प्रश्नों को दो चर वाले रेखीय समीकरणों को हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया है। एक विधि और होती है जिसके द्वारा हम दो चरों वाले रेखीय समीकरणों को हल करते हैं। एक होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि। इस विधि द्वारा भी हम दो चर वाले रेखीय समीकरणों को सिद्ध को हल करते हैं। तो हमने सभी प्रश्न अभी तक जितने भी अभ्यास हुई हैं अब पाठ संख्या 7 की, सभी में हमने सारणी विधि द्वारा भी प्रश्नों को हल कर लिया था। प्रतिस्थापन विधि से भी दो रेखीय समीकरणों को हल किया और विलोपन विधि द्वारा हमने अभी तक कोई प्रश्न हल नहीं किया है। तो आज हम इस वाले प्रश्न को विलोपन विधि द्वारा भी हल करके देख लेते हैं। अब विलोपन विधि द्वारा हम रेखीय समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं, आइए चलिए सीखिए। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि में हम करते हैं कोई से एक चर के गुणांक को बराबर करके और वहां से दोनों समीकरण में से उस चर का विलोपन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले वाले समीकरण में 4x, तो x का गुणांक 4 है। दूसरे वाले समीकरण में भी x का गुणांक 4 है। तो दोनों समीकरण में पहले से ही इनके यहाँ पर गुणांक बराबर है। तो जब गुणांक बराबर है, यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ पर माइनस प्लस का 4x है। तो दोनों समीकरण में से हमें इस 4x का विलोपन, इसको खत्म करने के लिए, इस समीकरण में से हटाने के लिए, अगर हम एक 4x के कोई से एक समीकरण में से इस 4x वाले पद के चिन्ह बदल दें, ये प्लस का 4 है, अगर कोई से एक को माइनस का 4 बना दे और फिर दोनों समीकरणों को जोड़े तो प्लस 4x से माइनस 4x कट जाएगा।
तो हम यहाँ पर दूसरे वाले पहले वाले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे, तो इस दूसरे वाले समीकरण के 4x वाले पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, दो को घटाने पर, तो समीकरण एक लिखते हैं पहले 4x प्लस 6y बराबर में 9। फिर समीकरण दो लिखते हैं 4x माइनस 2y बराबर में -11। और जब हम दूसरे वाले समीकरण को घटाएंगे पहले में से, तो जिस समीकरण को घटाते हैं उसके प्रत्येक पद के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का 4x अब माइनस का 4x हो जाएगा, ये माइनस का 2y अब प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का 11 इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 4x माइनस के 4x से कट जाएगा, 6y में ये प्लस का 2y जोड़ेंगे तो अब हो जाएगा 8y बराबर 9 में 11 जोड़ने पर आ जाएगा 20। तो y बराबर 8 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 20/8। तो हम इसको 4 से भाग कर सकते हैं। देखिए 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो यहां से चर y का मान आ गया है 5/2। तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया है 5/2। अब हम ये y का मान कोई से एक समीकरण में रख देंगे जिससे हमें चर x का मान भी मिल जाएगा। तो लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है यहां पर 4x प्लस 6y बराबर में 9। तो 4x प्लस 6y के स्थान पर हमको रखना है यहां पर 5/2। तो लिखते हैं 5/2 बराबर में 9। अब देखिए 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार, 4x 3 की गुणा 5 से करने पर हो जाएगा 3 पंजे 15 और बराबर में 9। प्लस का 15 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, तो 4x बराबर 9 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, 4 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो x का मान आ गया है -3/2। तो चर x का भी मान हमने ज्ञात कर लिया है और चर y का भी मान ज्ञात कर लिया है। अब जो दो उत्तर हमने यहाँ पर ज्ञात किए हैं, अब हमको देखना है उत्तर की जांच दोबारा कि हमारे ये दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं या गलत है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब कोई से एक समीकरण में से, एक समीकरण में हम कोई से भी एक समीकरण में, तो पहले वाले समीकरण को हम लिख लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर में 9। कोई से एक समीकरण में हम इन दोनों x का मान और y का मान रख कर देखेंगे, अगर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ जाएगा तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो लिखते हैं x बराबर -3/2, x का मान -3/2 आया था और y का मान आया था हमारा 5/2। तो लिखते हैं y बराबर 5/2 रखने पर, अब इस समीकरण एक में हम x के स्थान पर तो रख देंगे -3/2 और y के स्थान पर रखेंगे 5/2 और बराबर में है 9। तो 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 की गुणा -3 से करने पर माइनस का 6, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और बराबर में है 9। -6 में 15 जोड़ेंगे तो प्लस का 9 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बराबर 9। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों उत्तर x बराबर -3/2 और y बराबर 5/2 बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए प्रश्न संख्या 3 और 4, प्रश्न संख्या 3 और 4 आपकी पुस्तक में अब नहीं है। इस वर्ष आपकी पुस्तक में से ये दोनों प्रश्न हटा दिए गए थे, प्रश्न संख्या 3 और 4। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दो अंकों वाली कोई एक संख्या है और किसी संख्या, दो अंकों वाली कोई एक संख्या है, संख्या और उस संख्या के अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल। ये एक दो अंकों की संख्या है, उस संख्या के अगर हम उस संख्या में उस संख्या के अंकों का क्रम बदलकर जो संख्या प्राप्त होगी उसको जोड़ दें,
तो योगफल वह 121 आएगा। जैसे एक संख्या है 21, अगर इसके अंकों का क्रम बदलें तो इसमें 2 और 1 2 अंक है, अंकों का क्रम बदलेंगे, एक आगे आ जाएगा, दो पीछे। तो ये दोनों संख्या, तो जो पहली वाली संख्या है और जो क्रम बदलने के, अंकों का क्रम बदलने के बाद जो दूसरी संख्या आई है, अगर उन दोनों को जोड़ते हैं तो वो आएगा 121, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। और उस संख्या के अंकों का जो अंतर है, दोनों अंकों को घटाने पर 3 आता है, तो वह संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दो अंकों की संख्या हमको इस प्रश्न में ज्ञात करनी है, और दो अंकों की संख्या में दो अंक होते हैं, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो हमको उस दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना होगा और दहाई का अंक ज्ञात करना होगा, तभी हम दो अंकों की संख्या बता सकते हैं। तो जो राशियां हमको ज्ञात नहीं है उनको हम चर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो लिख लेते हैं, माना दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक हम मान लेते हैं यहां पर इकाई का अंक 22, और दहाई का अंक हम मान लेते हैं यहां पर, दहाई का अंक बराबर x। जैसे दो अंकों की संख्या, एक ये 32 है, तो इकाई पर यहां पर 2 है और दहाई पर यहां पर है 3। अगर इसका विस्तारित रूप लिखें तो दहाई पर जो अंक है इसका मान कितना है, देखिए अंक 3 है पर इसका मान है यहाँ पर 30 प्लस 2। दहाई पर लिखे हुए अंक का मान अगर ज्ञात करना होता है तो उस अंक को 10 से गुणा कर देते हैं, और इकाई पर लिखे अंक का मान ज्ञात करना होता है तो उसकी गुणा 1 से करते हैं। तो 3 की गुणा 10 से करने पर 30, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस 32 को हम 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। जब हमने एक संख्या मानी है दो अंकों की, जिसका इकाई का अंक तो 22 है और दहाई का अंक है x, तो जब हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो इस दहाई वाले अंक को 10 से गुणा होगी, 10x और प्लस इकाई वाला अंक, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 10x प्लस 22। तो लिखते हैं, तब संख्या बराबर, अगर इकाई का अंक संख्या का y है और दहाई का अंक x है, तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उस आधार पर हम दो चरों x और y में दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों वाली संख्या और उस संख्या के अंकों का क्रम उलट देने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसका योगफल 121 है। ये जो संख्या है 10x प्लस 22, जो संख्या हमने मानी है, इस संख्या में अगर हम जोड़ दें इस संख्या के अंकों का क्रम बदलकर जो संख्या प्राप्त होगी उसको, तो अगर इस संख्या के अंकों का क्रम बदलेंगे तो y के स्थान पर x और x के स्थान पर y चला जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। तो ये पहली वाली संख्या है, उसके अंकों का क्रम बदलने पर ये दूसरी संख्या हमको मिली है। अगर दोनों का योगफल ज्ञात करें, अगर दोनों को जोड़ें तो प्रश्न में कहा गया है 121 आता है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 10x और 1x जुड़कर हो जाएगा 11x, 10y और 1y जुड़कर हो जाएगा 11y, बराबर में 121। अब पूरे समीकरण में हम 11 से भाग दे सकते हैं, तो लिखते हैं 11 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो समीकरण के प्रत्येक पद को 11 से भाग हो जाएगी, तो पहले पद में 11 से भाग देंगे तो 11 से 11 एक बार कट जाएगा, एक x बचेगा, यहाँ भी 11 कट जाएगा, y बचेगा, बराबर में 121 को 11 से भाग देंगे तो 11 आएगा। तो चर x और y में ये एक रेखीय समीकरण हमारा बन गया है, x प्लस वाई बराबर 11। अब प्रश्न में आगे कहा गया है, यदि अंकों में 3 का अंतर है, कि जो संख्या है दो अंकों की उसके अंकों का जो अंतर है, अगर अंकों को हम घटाकर देखें तो वह 3 आता है, ऐसा भी कहा गया है। तो अगर अंक x दाएं के अंक में से इकाई का अंक हम घटा देंगे तो अंकों का अंतर आएगा 3, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो ये दूसरा रेखीय समीकरण हमारा बन गया है। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, तो दूसरे वाले समीकरण में से हम चर x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो माइनस का y दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो ये x का मान हमने दूसरे समीकरण से y के पदों में निकाल लिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये x का मान समीकरण 3 से हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 से
समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक थी यहां पर x प्लस वाई बराबर 11। तो x के स्थान पर तो हम समीकरण एक थी हमारी x प्लस वाई बराबर 11। यहाँ x के स्थान पर रखेंगे 3 + y और एक y यहाँ पर पहले से ही है बराबर में 11। y और y जुड़कर 2y प्लस का 3 दाहिने पक्ष में जाएगा तो 11 में से 3 घट जाएगा। 11 में से 3 घटाएंगे 8। y का मान निकालना है, ये गुणा में 2 है, भाग में जाएगा उधर। तो y बराबर 2 चौक आ जाएगा 8। तो y का मान यहाँ पर आ गया है 4। 2 से 8 को भाग देंगे तो 4। तो इकाई का अंक y का मान तो हमारा निकल गया है 4। अब x का मान निकालने के लिए ये y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारी x बराबर 3 + y और y का मान हमारा आया था 4। तो यहाँ पर 4 रख देंगे। 4 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 7। तो x का मान आ गया है 7। अतः दो अंकों की संख्या बन गई है। दो अंकों की संख्या हमने मानी थी यहाँ पर 10x + y है दो अंकों की संख्या। तो x का मान हमारा आया है 7। तो यहाँ पर 7 रखेंगे x के स्थान पर और प्लस y का मान यहाँ पर आया था 4। ये था y का मान। 10 सत्ते 70 हो जाएंगे प्लस 4 तो संख्या बन जाएगी दो अंकों की 74। तो दो अंकों की संख्या 74 है। अगर देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया था, अब अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं कि दो अंकों की संख्या में उसके अंकों का क्रम बदलने पर जो संख्या बनी है दोनों का योगफल 121 है। तो हमारी संख्या 74 आई है। तो इस 74 में अगर हम इस संख्या के अंकों का क्रम बदलें, 4 पहले लिखे 7 बाद में, अब इनका योगफल देखेंगे कि 121 है या नहीं। तो 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12। तो दोनों का योगफल 121 आया है। तो हमारे जो संख्या ज्ञात की है हमने 74, ये बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, दो अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। कि दो अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का योगफल दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें दो अंकों की एक मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। दो अंकों की संख्या में हमको पता है कि इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। तो दो राशियां हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो जो राशियां हमको ज्ञात नहीं होती है उनके स्थान पर हम चर राशि मान लेते हैं। तो माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक बराबर हमने मान लिया है x। फिर दहाई का अंक हम यहाँ पर मान लेंगे, इकाई का अंक y मान लेते हैं और दहाई का अंक मानेंगे हम यहाँ पर मान लेंगे हम x। इकाई का अंक हमने माना y और दहाई का अंक मान लिया x। तब दो अंकों की संख्या क्या बनेगी? तब संख्या बराबर, तो जो अंक दहाई का होता है उसकी गुणा 10 से करते हैं तो 10x और उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे तो दो अंकों की संख्या हमको मिल जाएगी। अब प्रश्न में कहा गया है, अब प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उस आधार पर हम दो चर x और y में दो रेखीय समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम प्रश्नानुसार, कि जो भी प्रश्न में कहा जाएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। प्रश्न में कहा गया है दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो दो अंकों वाली जो संख्या है उसके अंक x और y हैं। तो अगर दोनों का योगफल ज्ञात करें, x में y जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो ये हमारा पहला रेखीय समीकरण बन गया है। फिर आगे कहा गया है यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अगर जो हमारे पास ये दो अंकों की संख्या है, अगर हमारे पास एक संख्या 42 होती और उसके अंकों का क्रम बदल देते, दो पहले कर देते 4 बाद में, तो ये जो नई संख्या बनेगी
ऐसा कहा गया है यहाँ पर, जो नई संख्या है वो पहली वाली संख्या से 27 अधिक है। ये नई संख्या जो बनी है ये अधिक बनी है। ये जो दो अंकों की संख्या हमने मानी है, जिसका इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, अगर इस संख्या के अंकों का क्रम बदल दें तो जो नई संख्या बनेगी वो इस वाली से 27 ज्यादा होगी। तो नई वाली जो संख्या है उस संख्या में से इस मूल संख्या में जो पहली संख्या हमारी है और अंकों का क्रम बदलने पर जो संख्या बनेगी वो नई संख्या जो बनेगी इस वाली से वो 27 ज्यादा है। तो अगर उस वाली संख्या में से इस पहली संख्या को घटाएंगे तो 27 मिल जाएगा। तो नई संख्या हमारी बनेगी y आ जाएगा x के स्थान पर, x चला जाएगा y के स्थान। तो ये जो नई संख्या है इस पहली वाली संख्या से 27 ज्यादा है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 27। अब ये 10y प्लस का x माइनस चिन्ह की गुणा प्लस के 10x से करेंगे तो माइनस का 10x, माइनस प्लस माइनस का y बराबर में 27। अब 10 y में से हम माइनस करेंगे y तो हमको मिल जाएगा 9y। फिर उसके बाद माइनस के 10x में से प्लस का x जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 9x आ जाएगा और बराबर में 27। अब इस पूरे समीकरण को हम 9 से भाग कर सकते हैं, तो लिखते हैं 9 से भाग देने पर, इससे हमारी समीकरण और सरल हो जाएगी। तो ये 9 9 बाई आ जाएगा, यहाँ भी 9 9 बाई और 9 तिया हो जाएगा 27। तो ये दूसरा रेखीय समीकरण आ गया है चर x में और y में। अब हम इन दोनों रेखीय समीकरणों को, पहले वाले को और दूसरे वाले को, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे और x का और y का मान निकाल लेंगे। तो इस दूसरे वाले समीकरण से हम चर y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। फिर माइनस का x दाहिने पक्ष में जाएगा प्लस का x और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में y का मान हमने x के पदों में निकाला है समीकरण 2 से, तो ये मान हमको रखना होगा समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण थी। यहाँ पर हम रखेंगे y के स्थान पर 3 प्लस एक्स बराबर में 9, x में x जोड़ेंगे 2x आ गया, प्लस का 3 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे 6, 2 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, 2 से 6 को भाग देंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर x का मान हमको मिल जाएगा 3। x का मान 3 आ गया है, ये x का मान इस समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 थी हमारी y बराबर 3, y बराबर 3 प्लस एक्स और x के स्थान पर हमको रखना है 3, तो 3 y बराबर हो जाएगा 6। तो y हमने इकाई का अंक माना था, इकाई का अंक आ गया है 6 और दाहिने का अंक हमने x माना था, x का मान आ गया है 3। अब हम हमारी दो अंकों की संख्या हो जाएगी, अतः दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई हमने मानी थी, 10 x के स्थान पर x का मान रख देते हैं, x का मान आया था 3 प्लस y के स्थान पर 6, 10 तिया 30 प्लस 6 जुड़कर हो जाएंगे 36। तो वह दो अंकों की संख्या 36 है। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। प्रश्न में कहा गया था दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो देखिए अंकों का योगफल 9 है या नहीं, 3 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न का मान 1 होता है। अगर कोई एक भिन्न है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है, ये हमको पता है। अंश में एक जोड़ देंगे और हर में एक घटाने पर उसका मान 1 आ जाता है भिन्न का। और आगे कहा गया है यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए, अगर उस भिन्न के केवल हर में, अंश में कुछ नहीं करेंगे, केवल हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए।
वह भिन्न हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए भिन्न ज्ञात करते हैं अब वो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना प्रश्न में हमसे भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा गया है। भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो जब हमें अंश का और हर का मान पता चलेगा तभी तो हम भिन्न बता पाएंगे। तो दो राशियां हमको ज्ञात करनी है, एक भिन्न का अंश और एक हर। तो उनको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर हम मान लेते हैं y। तब हमारी भिन्न बन जाएगी, तब भिन्न बराबर बन जाएगी अंश बटा हर, अंश में x और हर में आ जाएगा y। तो भिन्न है x बटा y। अब प्रश्न के अनुसार जो कुछ प्रश्न में कहा गया है उस आधार पर हम दो रेखीय समीकरण बनाएंगे, चर x में और y में। प्रश्न में कहा गया है भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए। अगर अंश x में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दिया जाए, तो भिन्न बराबर हो जाती है एक के। इस भिन्न का मान एक आ जाता है। अब ये बाई माइनस एक भाग में है, दाहिने पक्ष में गुणा में जाएगा, तो बाई माइनस एक की गुणा एक से करने पर आ जाएगा बाई माइनस एक दाहिने पक्ष में, प्लस का बाई बाएं पक्ष में ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस बाई बराबर का चिन्ह। ये प्लस का एक दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, वहां पर माइनस का एक पहले से है, एक माइनस का एक और आ जाएगा। तो ये x माइनस बाई बराबर माइनस एक में से एक घटाएंगे तो माइनस का दो। ये बन गई है समीकरण नंबर एक चर x में और y में। अब आगे प्रश्न में कहा गया है यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान एक बटा दो हो जाता है। ये जो हमारी भिन्न है x बटा बाई, इसके केवल हर में एक जोड़ दें तो इसका मान एक बटा दो हो जाएगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं। दो की गुणा एक से करने पर दो एक्स बराबर में y प्लस एक की गुणा एक से करेंगे, तिरछी गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो y प्लस एक की गुणा एक से करने पर y प्लस एक आ जाएगा। ये प्लस का y बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का y बराबर में एक। तो ये दूसरा रेखीय समीकरण बन गया है चर x में और y में। अब इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों को हल करते हैं। तो समीकरण एक से हम कोई से भी एक समीकरण से हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालना होगा। तो समीकरण एक से हम ये जो समीकरण है x माइनस एक बराबर माइनस दो, यहां से x का मान निकाल रहे हैं। माइनस का y दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस का y, वहां पर माइनस दो पहले से था। ये हो गया समीकरण नंबर तीन। तो समीकरण तीन हमने इस एक की मदद से बनाया है, तो ये x का मान हम समीकरण दो में रख देंगे। x का मान समीकरण दो में रखने पर तो दो x के स्थान पर यहां पर आ जाएगा y माइनस दो और बरा आगे है माइनस का y बराबर में एक। दो की गुणा y से करेंगे दो y, फिर दो की गुणा दो से होने पर चार, माइनस का y बराबर में एक। दो y में से एक y घटा देंगे तो हमको मिलेगा y, फिर माइनस का चार दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो प्लस का चार हो जाएगा, एक प्लस चार। तो y बराबर आ गया है यहाँ पर पांच, चार में एक जोड़ेंगे पांच आ गया है। माइनस का चार दाहिने पक्ष में जाएगा प्लस का चार और चार और एक हो जाएंगे पांच। तो y का मान तो पांच मिल गया है। अब x का मान निकालने के लिए ये y का मान हम इस समीकरण तीन में रख देते हैं। तो लिखते हैं y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो समीकरण तीन है हमारी x बराबर बाई माइनस दो, एक्स बराबर बाई माइनस दो, बाई के स्थान पर पांच माइनस दो रख दिया तो x बराबर पांच में से दो घटाएंगे तो तीन, x का मान आ गया है तीन। तो x का मान तीन है, y का मान पांच आ गया है। तब हमारी भिन्न बन जाएगी यहाँ पर तय, वह भिन्न बराबर, भिन्न हमने मानी थी यहाँ पर x बटा बाई। x का मान यहाँ पर तीन आया है, y का मान है पांच, तो भिन्न हो गई है तीन बट्टा पांच। अब अपने उत्तर की भी जांच करेंगे। प्रश्न में कहा गया था अगर अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो उसका मान एक हो जाता है। अब इस भिन्न के अंश में एक जोड़ेंगे हम, हर में एक घटाएंगे तो तीन और एक चार, पांच में से एक घटाएंगे चार, चार से चार कट जाएगा एक बार।
तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अंश में एक जोड़ा है, हर में एक घटाने पर इसका मान 1 आ गया है। तो ये उत्तर बिल्कुल हमारा सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले मेरी जो आयु थी अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। और फिर आगे कहा गया है 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए आज मेरी आयु कितनी है। तो यहाँ पर आज मेरी आयु ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, कोई व्यक्ति है वह कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, और अब से 10 वर्ष बाद उसकी जो आयु होगी वह अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस समय उसकी आयु कितनी है ये हमसे कहा गया है। तो प्रश्न में हमें यहाँ पर पिता की आयु और पुत्र की आयु से संबंधित यह प्रश्न है। तो पिता की आयु को हम चर x से प्रदर्शित करेंगे और पुत्र की आयु को हम चर y से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का मतलब है इस समय की आयु, वर्तमान आयु बराबर हमने मान ली है x वर्ष। फिर पुत्र की आयु हम मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली है y वर्ष। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, जो जो प्रश्न में कहा जाएगा उसके अनुसार हम दो रेखीय समीकरण चर x में और y में बनाएंगे। प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए इस समय अगर पिता की आयु x है तो 5 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी, अब से 5 वर्ष कम। तो अब की उम्र में 5 घटा देंगे तो 5 साल पहले की आयु मिल जाएगी। तो 5 साल पहले पुत्र की आयु इस समय जो होगी तो 5 साल पहले उसकी आयु भी 5 वर्ष कम होगी, तो यहां से भी 5 घटा दिया। तो प्रश्न में कहा गया था कि मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी 5 साल पहले, कि जो पिता की आयु है ये x-5 इस पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, बीच में आ जाएगा बराबर का चिन्ह। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने के हो गई है बराबर। अब इसको सरल करते हैं। x-5 बराबर 3 की गुणा y से करने पर 3y, फिर 3 की गुणा -5 से करेंगे 3×5 = 15, प्लस का 3y बाएं पक्ष में आ जाएगा तो माइनस का 3y बराबर का चिन्ह, -15 -5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो +5। तो x-3y बराबर, अब -15 में 5 जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा। ये बन गया है पहला रेखीय समीकरण चर x में और y में। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं और दूसरा समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में कहा गया है आगे 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इस समय अगर मेरी आयु x है तो 10 वर्ष बाद उसमें 10 वर्ष और जुड़ जाएंगे। पुत्र की आयु इस समय y है तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु भी 10 वर्ष और अधिक हो जाएगी अब से। तो पिता कहता है कि 10 वर्ष बाद मेरी जो आयु है वो पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, कि मेरी आयु अब से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगी। तो पुत्र की आयु का 2 गुना करेंगे तो बराबर में आ जाएगा पिता की आयु। अब इसको हल करते हैं। x+10 बराबर 2 की गुणा y से करने पर 2y, फिर 2 की गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 20, प्लस का 2y बाएं पक्ष में ले आएंगे तो माइनस का 2y, प्लस का 10 दाहिने पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा। तो x-2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। तो ये हमारा दूसरा रेखीय समीकरण बन गया है चर x में और y में। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x का और y का मान निकाल लेंगे। तो कोई से एक समीकरण में से हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होगा। तो पहले वाले समीकरण से हम ये x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 क्या थी हमारी, पहले समीकरण 1 से हम निकाल रहे हैं ये मान। समीकरण 1 थी x-3y बराबर -10। यहां से जब हम x का मान निकालेंगे -3y दाहिने पक्ष में जाएगा, प्लस का 3y, फिर आगे है -10।
तो ये x बराबर आ गया है 3y माइनस 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x के स्थान पर आ जाएगा 3y माइनस 10, फिर आगे है माइनस का 2y बराबर में 10। 3y में से 2y घटाएंगे y बचेगा, माइनस का 10 दाहिने पक्ष में जाकर प्लस का 10, एक 10 पहले से ही है वहां पर, 10 और 10 जुड़कर हो जाएंगे 20। तो y का मान आ गया है 20। जो पुत्र की आयु, वर्तमान आयु हमने मानी थी, तो पुत्र की आयु आ गई है 20 वर्ष। पिता की आयु निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब हम रखेंगे y का मान, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 और y के स्थान पर रख देंगे 20। तो 20 और कोष्टक बंद, आगे था माइनस का 10 यहां पर। x बराबर 20 दिया, हो जाएंगे 60, 60 में से घटाएंगे 10, तो x बराबर आ गया है 50। तो पिता की आयु आ गई है, वर्तमान आयु 50 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु ही प्रश्न में हमसे पूछी है कि इस समय उस व्यक्ति की आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर आ गई है बराबर 50 वर्ष, और यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अब हम। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 10 है। एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, और अंश में 6 जोड़ने तथा हर में 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसमें, जिसके अंश में से अगर हम 2 घटा दें, हर में 3 जोड़ दें, तो वह 1/4 के बराबर हो जाएगी। और यदि हम अंश में 6 जोड़ दें, हर में 3 से गुणा कर दें, तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। ऐसी भिन्न हमको ज्ञात करनी है। तो जो संख्या, जो राशि हमें प्रश्न में ज्ञात करनी होती है, उसको हम मान लेते हैं, किसी अचर संख्याओं द्वारा उसको हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना भिन्न, तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो उस भिन्न को हम अपनी तरफ से मान लेंगे चर राशियों द्वारा। तो अब भिन्न में एक अंश रहता है, लाइन से ऊपर अंश होता है, लाइन के नीचे रहता है हर। अंश में हम मान लेंगे x, कि इसका अंश क्या है, x है, और हर जो है उसको हम y से प्रदर्शित कर लेंगे। तो हमने एक भिन्न मान ली है जिसका अंश x है और हर y है। अब यह जो भिन्न हमको ज्ञात करनी थी वह हमने मान ली है कि x बटा y है वह भिन्न। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार हम दो रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो जिसके अंश में 2 घटाने, तो अगर हम प्रश्न में पहली शर्त में बताया गया है अंश में से 2 हम घटा दें और हर में हम 3 जोड़ दें, तो यह भिन्न बराबर हो जाएगी 1/4 के। तो अब इस बात को हम समीकरण के रूप में बदल लेंगे। 4 से गुणा करेंगे, यहाँ तिरछी गुणा करेंगे, 4 की गुणा अंश में x माइनस 2 में। तो 4 की गुणा x से करने पर 4x प्लस 4 की गुणा 2 से करेंगे, बीच में माइनस है पहले, 4 दूनी हो जाएंगे 8, फिर बराबर का चिन्ह, फिर 1 की गुणा y प्लस 3 से करेंगे तो y प्लस 3 ही आ जाएगा। अब ये 4x प्लस का y जब बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का y बराबर, ये माइनस का 8 दूसरे पक्ष में जाकर हो जाएगा प्लस का 8। तो 3 वहां पहले से ही था, प्लस 8 ये चला गया वहां पर। तो 4x माइनस y बराबर 8 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, और इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो ये चर x और y में हमारी एक समीकरण आ गई है, 4x माइनस y बराबर 11। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं, फिर हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। अब प्रश्न में कहा गया है अंश में 6 जोड़ने और हर में 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है।
अगर हम इस भिन्न के अंश में तो जोड़ दें 6, अंश में जोड़ दें 6 और हर में गुणा कर दें 3 से, हर में गुणा कर दें 3 से, तो इसका मान 2/3 हो जाएगा। तो यह 2/3 के बराबर हो जाएगी। अब 3 की गुणा करेंगे x से तो 3x, फिर 3 की गुणा 6 से करेंगे 3 छंग 18 बराबर 2 की गुणा 3 से करने पर 2 तिया 6 और फिर 6 की गुणा 22 से होगी तो आ जाएगा 6y। ये 3x प्लस का 6y जब बाएं पक्ष में आएगा तो -6y। अब ये प्लस का 18 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो -18। ये आ गई हमारी दूसरी रैखिक समीकरण। या आप देख सकते हैं इस रैखिक समीकरण के प्रत्येक पद में हम 3 से भाग भी कर सकते हैं, तो यह और सरल हो जाएगी यह समीकरण। तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर, अब पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में हम 3 से भाग कर देंगे। 3 से 3 को भाग करेंगे 1x बचेगा और 3 से 6 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2y। फिर 3 से -18 को भाग करेंगे तो आ जाएगा -6 और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2। तो दिए गए प्रश्न से हमने दो रैखिक समीकरण बना ली हैं, चर x और चर y में। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे तो हमारी भिन्न हमको मिल जाएगी। अब आप दूसरे समीकरण से, अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हमने सीखा है किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात करते हैं और दूसरी समीकरण में रखकर एक चर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो हम दूसरे समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे y के पदों में। तो दूसरा समीकरण था x माइनस 2y बराबर -6। तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो माइनस का 2y दूसरे पक्ष में जाकर हो जाएगा प्लस का 2y। तो ये -6 और प्लस 2y। तो जो ये x का मान आया है समीकरण 2 की मदद से y के पदों में, इसे कह देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि यह हमने दूसरे समीकरण से ज्ञात किया है, तो इस मान को हमें पहले समीकरण में रखना होगा। अगर हम पहले समीकरण में मानते तो हम दूसरे समीकरण में रखते। तो अब लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में हम ये मान रख देंगे तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 थी 4x माइनस y बराबर में था 11। अब ये 4 तो जैसा था वैसे ही रहेगा, 4 के गुणा में x है, x के स्थान पर हमें रखना है -6 प्लस 2y, इसको रखेंगे हम कोष्ठक में। फिर माइनस y बराबर में 11, 4 की गुणा -6 से करेंगे तो -24, फिर 4 की गुणा 2 से करने पर 4 दूनी 8y माइनस y बराबर 11। अब यहां से देखिए माइनस का 24 दूसरे पक्ष में जाएगा तो +24 हो जाएगा और 8y में से 1y घटाएंगे तो आ जाएगा 7y बराबर में 11। और ये -24 जब दूसरे पक्ष में गया है तो ये हो जाएगा प्लस का 24। अब ये 7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 35। 7 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 7 से जब हम 35 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। तो चर y का मान तो हमारा निकल चुका है 5। अब x का भी मान ज्ञात करेंगे तो इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 देखिए, पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं। x बराबर -6 और था +2y, तो x बराबर -6 जैसे था वैसे ही रखेंगे, प्लस के स्थान पर प्लस का चिन्ह, +2 भी, और 2 की गुणा बाई से हो रही है तो बाई का मान रख देंगे 5। तो ये -6 और 5 दूनी हो जाएंगे 10। तो x बराबर -6 में 10 जोड़ेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो x का मान आ गया है 4। तो भिन्न का अंश है वह है 4 और भिन्न का हर है 5।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमने मानी थी यहाँ पर x बटा y। तो x का मान यहाँ पर आया है 4 और y का मान है 5। तो 4/5 यह वह भिन्न आ गई है जो हमको ज्ञात करनी थी। अगर इस 4/5 में हम अंश में 2 घटाएं, हर में 3 जोड़ देंगे तो इसका मान 1/4 हो जाएगा। और यदि हम अंश में 6 जोड़ दें, हर में 3 से गुणा करेंगे, तब इसका मान 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है हमारा 4/5। तो प्रश्न संख्या 10 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 में हमको बताया गया है, यदि पिता की आयु वर्षों में अपने पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए। अगर हम पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 होता है। और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। तो जिस राशि को हमें ज्ञात करना होता है प्रश्न में, उसे हम एक चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमें पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो हम उसको मान लेंगे। माना पिता की आयु, पिता की आयु बराबर x वर्ष, और पुत्र की आयु भी हम मान लेंगे बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। प्रश्न में कहा गया है, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 हो जाएगा। अगर पिता की आयु x में हम जोड़ दें पुत्र की आयु का 2 गुना, तो पुत्र की आयु y है तो उसका 2 गुना 2y हो जाएगा। अब पिता की आयु और पुत्र की आयु का दुगुना अगर हम जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वह हो जाएगा 70। तो ये हमारी एक रैखिक समीकरण बन जाएगी चर 2 में, x और y में। फिर आगे प्रश्न में कहा गया है, यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। अगर पुत्र की आयु y में, पुत्र की आयु y है, इस पुत्र की आयु y में अगर हम पिता की आयु का दुगुना, पिता की आयु x है तो उसका दुगुना हो जाएगा 2x, जोड़ देंगे तो योगफल आ जाएगा 95। ये हो गई हमारी दूसरी रैखिक समीकरण। ये हो गई दूसरी रैखिक समीकरण। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चर x और y का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी। अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए हम कोई से एक समीकरण में से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करेंगे। तो हम इस दूसरे वाले रैखिक समीकरण से y का मान ज्ञात करेंगे x के पदों में। तो यहां से अगर हम y बराबर प्लस का 2x दूसरे पक्ष में ले जाएं तो 95 माइनस 2x हो जाएगा, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3, y का मान आ गया है x के पदों में। अब ये y का मान समीकरण 3 से हम समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने इसे समीकरण 2 से निकाला है तो पहले समीकरण में हमें यह रखना होगा। अब लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है हमारी x प्लस 2y, तो x तो अपने स्थान पर जैसा था वैसे ही रहेगा। x, देखिए पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर 70। तो x जैसा था वैसे ही रखेंगे। फिर 2 है, 2 के गुणा में y है, तो y का मान हमें समीकरण 3 से रखना है 95 माइनस 2x। तो यहाँ रख देंगे 95 माइनस 2x और बराबर में 70। x प्लस 95 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 नम 18, 1 19, 190 आ जाएगा। माइनस 2 की गुणा 4 से करेंगे 4x बराबर में 70। अब ये x माइनस 4x बराबर प्लस का 70 है,
ये प्लस 190 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस 190 हो जाएगा। x में से 4x घटाएंगे तो माइनस 3x बचेंगे। 70 में से 190 घटाएंगे तो माइनस के बच जाएंगे 120। अब देखिए माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। 3x के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। और 3 से हम 120 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12 और ये आ जाएगा x का मान 40। तो x हमने माना था पिता की आयु को, तो पिता की आयु आ गई है 40 वर्ष। अब ये x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 थी हमारी y बराबर 95 माइनस 2x। तो बराबर के नीचे बराबर, 95 के नीचे 95 माइनस 2 और 2 की गुणा हो जाएगी x के मान 40 से। तो 95 माइनस 40 दूनी हो जाएंगे 80, और 95 से 80 माइनस करेंगे तो बचेगा 15। तो y का मान आ गया है 15। तो y हमने पुत्र की आयु को माना था, तो पुत्र की आयु आ गई है 15 वर्ष। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः पिता की आयु, पिता की आयु बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की आयु हमारी आ गई है, पुत्र की आयु आ चुकी है यहां पर 15 वर्ष। ठीक है। तो प्रश्न में हमें पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। पिता की आयु 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 15 वर्ष। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। 12 जो है उसमें हमें बताया गया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A, कोण B, कोण C और कोण D है, तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 12 में हमें एक चक्रीय चतुर्भुज के 4 कोण दिए गए हैं चर x और y में। इन चारों कोण का मान हमें डिग्री में ज्ञात करना है। तो इन चारों कोणों के मान ज्ञात करने से पहले हमको यह समझना होगा कि आखिरकार चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। चलिए उसका एक चित्र बना लेते हैं पहले समझने के लिए। तो हमने जैसे एक चतुर्भुज बना लेंगे हम, देखिए जिसकी 4 भुजा होती हैं। ये 4 भुजाओं वाला एक चतुर्भुज बना लिया, और इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होंगे। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, क्योंकि इस चतुर्भुज में 4 तो भुजा हैं, चतुर्भुज में 4 ही भुजा होती हैं, A, B, C और D। तो इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित हैं, इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज का एक एक विशेषता होती है कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 रहता है। अगर ए के सम्मुख कोण है सी, तो कोण ए में और कोण सी को जोड़ेंगे तो जुड़कर आएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण बी के सम्मुख है कोण डी, तो कोण बी को और डी को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता है, इसके सम्मुख कोणों का योगफल रहता है 180 डिग्री। तो ए के सम्मुख है सी और कोण बी के सम्मुख है कोण डी, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180। तो ये बात हमको याद रखनी है चक्रीय चतुर्भुज के संबंध में। तो प्रश्न में हमें कोण ए का मान दिया है, कोण बी का, कोण सी और कोण डी। अब यहां पर हम लिख लेंगे, चूंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जब ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तब इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होगा, ये हमने याद किया हुआ है। कोण ए और कोण सी को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री, और कोण बी में अगर हम कोण डी को जोड़ेंगे तब भी आएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों समीकरण में हम जो दिए गए मान है कोणों के वे रख लेते हैं। तो कोण ए का मान रखिए, कोण ए है 2x प्लस 4, तो ए के स्थान पर 2x प्लस 4 रख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है बीच में,
और कोण सी का मान है 2y प्लस 10, तो सी के स्थान पर 2y प्लस 10 और बराबर में 180 डिग्री, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि 2x और प्लस 2y ये तो इधर ही रखे रहने देंगे, 10 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 14 बराबर में 180 डिग्री। अब इस 14 को संख्या संख्या एक तरफ करनी है, तो प्लस 14 को हम दाहिने पक्ष में ले जाएंगे बराबर से उधर। तो जब ये प्लस का था बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। 2x प्लस 2y बराबर में 180 माइनस 14। 2x प्लस 2y बराबर 180 में से हम 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर जब हम 10 घटाएंगे 170 और 4 और घटा दीजिए तो 100 आ जाएगा 66, तो 166 डिग्री ये आ गया है। अब आप देख सकते हैं इस समीकरण के प्रत्येक पद में हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों को जब हम 2 से भाग देंगे तो इस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 एकन 2x, 2 एकन 2, तो हो जाएगा यहाँ केवल y बचेगा बराबर में 166 को जब हम 2 से भाग करेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, ये आ जाएगा 83 डिग्री। और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो ये चर x और y में एक समीकरण हमको मिल गई है। इसी प्रकार हम b और d कोण को जोड़ेंगे तब भी 180 आएगा, तो एक समीकरण हम इसकी मदद से बना लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं चूंकि कोण b प्लस कोण d बराबर भी है 180 डिग्री, तो कोण b का मान हमको दिया हुआ है y प्लस 3, तो v के स्थान पर हम रख देंगे y प्लस 3, और फिर d का मान यहां पर दिया है 4x माइनस 5, तो यहाँ 4x माइनस 5 डी के स्थान पर हम रख देंगे और बराबर में है 180 डिग्री। अब ये प्लस का 4x हम पहले लिख लेते हैं और प्लस का y उसके बाद। अब प्लस का 3 है और माइनस 5 है, 3 में माइनस 5 जोड़ेंगे तो माइनस 2 आएगा बराबर में 180 डिग्री। अब ये माइनस का 2 दूसरे पक्ष में हम ले जाएंगे, तो 4x प्लस वाई माइनस 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2। 4x प्लस वाई बराबर में 180 में 2 जोड़ेंगे 182, और ये बन गई है हमारी दूसरी समीकरण चर x और y में। दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके चर x का और y का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए हमें कोई से एक समीकरण में से, इन दोनों में से एक चर का मान ज्ञात करना है दूसरे चरों के पदों में। तो हम इस दूसरे समीकरण से ही चर y का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे समीकरण से चर y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे, तो y को रखेंगे बाएं पद में, ये प्लस का 4x दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो 182 माइनस 4x, और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण 3 हमने समीकरण 2 से बनाई है, तो हम इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। अब y का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर अब अपनी समीकरण 1 लिख लीजिए जो हमको दी गई है। क्या आई थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 83, एक्स प्लस वाई बराबर 83 डिग्री, और यहाँ y के स्थान पर हम रख देंगे 182 माइनस 4x, तो x प्लस यहाँ जाएगा 182 माइनस 4x और बराबर में 83 डिग्री। अब ये प्लस का 182 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो x माइनस 4x बराबर में 83, और ये प्लस का 182 दूसरे पक्ष में जाकर हो जाएगा माइनस का 182। अब देखिए x में से जब हम घटाएंगे 4x तो माइनस 3x बचेगा, और 83 में से हम 182 घटाएंगे तो अब देखिए 83 में जब 182 घटाएंगे तो 182 में से हम 83 घटाएंगे तो बचेंगे 99। कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 99, और वो भी माइनस के बचेंगे। बड़ा अंक जो है वो माइनस चिन्ह का है, तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा। यहां से x का मान x के गुणा में 3 था, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, 3 से जब हम 99 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 33। x का मान यहां से आ गया है 33।
अब ये x का मान जो हमारा आया है x बराबर 33 डिग्री, ये तो x का मान आ गया है। अब इस x के मान को हम समीकरण 3 में रखकर y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 थी हमारी y बराबर 182 माइनस 4x। तो y जैसे था वैसे ही लिखेंगे, 182 को भी ऐसे ही उतार लेते हैं, 4x के स्थान पर x का मान रख देंगे 33। अब ये 182 माइनस 4 की गुणा 3 से 4 तिया 12, हासिल 1 4 तिया 12 और 1 13। तो y बराबर आ जाएगा 182 में से 132 घटाएंगे 0.5, 50 डिग्री आ गया है y का मान। अब हमारे पास x और y के मान आ गए हैं। अब इन दोनों की मदद से हम कोण A, कोण B और कोण C और D दोनों चारों कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं अतः कोण A। तो कोण A का मान जो हमको दिया था प्रश्न में 2x प्लस 4 था, 2x प्लस 4 डिग्री। अब देखिए यहां पर 2 की गुणा x के मान से करनी है, तो 2 की गुणा कर देंगे हम, x का मान था 33, 33 और प्लस कर देंगे उसमें 4, तो 33 दूनी हो जाएंगे 66 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण ए आ गया है हमारा 70 डिग्री। अब हम कोण बी निकाल लेंगे। तो कोण बी का मान प्रश्न में दिया गया था y प्लस 3, तो y प्लस 3 कोण बी का मान है। तो y का मान आया है हमारा 50, y के स्थान पर 50 और 50 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 53 डिग्री। तो कोण V की माप आ गई है 53 डिग्री। कोण C ज्ञात कर लेते हैं। C का मान प्रश्न में दिया गया है 2y प्लस 10, तो लिखते हैं 2y प्लस 10। 2 की गुणा y के मान से करेंगे, y का मान है 50 और प्लस कर देंगे उसमें 10, तो 50 दूनी हो जाएंगे 100 और प्लस 10 तो आ जाएगा 110 डिग्री। तीसरा कोण आ गया है 110 डिग्री का। फिर चौथा कोण हम ज्ञात करते हैं। चौथे कोण का मान दिया है 4x माइनस 5, तो लिखते हैं 4x माइनस 5। तो 4 की गुणा x के मान 33 से करेंगे, प्लस उसमें से घटा देंगे 5, तो अब 4 तिया 12, हासिल 1 4 तिया 12 और 1 हो जाएंगे 13, 132 माइनस 5, और 132 में से हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 127 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। कोण ए का मान है 70 डिग्री, कोण बी का मान 53 डिग्री, कोण सी का मान 110 डिग्री और कोण डी का मान है 127 डिग्री। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। 3 मग और 2 बाल्टी की मूल्य 700 रुपए है। अगर हम 2 मग और 3 बाल्टी खरीदेंगे तो उनका मूल्य कुल आ जाएगा 700 रुपए। अगर हम 5 मग और 3 बाल्टी खरीदते हैं तब उनका मूल्य रहता है 1,100। तो एक मग और एक बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो हमें यह बताना है कि एक मग कितने रुपए का है और एक बाल्टी कितने रुपए की है। तो जो राशियां हमको ज्ञात करनी होती है उनको हम चर संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें एक बाल्टी और एक मग का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम उन दोनों राशियों को एक चर संख्या द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे। माना एक मग का मूल्य, एक मग का मूल्य बराबर हम मान लेते हैं x रुपए। उसके बाद एक बाल्टी का मूल्य, एक बाल्टी का मूल्य हम मान लेते हैं यहां पर y रुपए, कि एक बाल्टी y रुपए की आती है और एक मग x रुपए का आता है। अब जो जो प्रश्न में कहा जाएगा उसके अनुसार हम समीकरण बना लेंगे। प्रश्न में पहले बताया गया है 3 मग 2 बाल्टी 700 रुपए की हैं। तो अब देखिए एक मग x रुपए का आता है तो 3 मग हो जाएंगे 3x रुपए के। एक बाल्टी y रुपए के है, y रुपए मूल्य है एक बाल्टी का, तो 2 बाल्टी का मूल्य हो जाएगा 2y। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 700 रुपए हो जाएंगे।
तो ये बन गई है चर x और y में हमारी एक समीकरण। अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। 5 मग और 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपए है। तो 5 तो मग हैं, तो 5 की गुणा x है, और 3 बाल्टी है, तो 3 बाल्टी हो गई 3 y रुपए की। तो 5x और 3y जुड़कर आ जाएंगे 1100 रुपए। तो ये बन गई है हमारी दूसरी रैखिक समीकरण चर x और y में। अब इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। उसके लिए हमें कोई से एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होगा। तो हम इस दूसरे वाले समीकरण से ही x का मान ज्ञात कर लेते हैं y के पदों में। तो 5x तो हमारा यहीं पर रहेगा, प्लस का 3y हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो 1100 में से घटा देंगे 3y, प्लस का था दूसरे पक्ष में जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब x का मान हमें y के पदों में लाना है, तो x के गुणांक में भी कुछ नहीं होना चाहिए। 5 ये गुणा में था, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो 1100 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा 5। तो ये चर x का मान y के पदों में आ गया है। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। अब ये समीकरण 3 हमने समीकरण 2 से बनाई है, तो हम इस x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 से समीकरण समीकरण 3 से समीकरण 1 में रखने पर तो पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं क्या थी। समीकरण 1 थी 3x + 2y बराबर 700। 3x + 2y बराबर में 700। अब 3 की गुणा x से होनी है, तो x का मान हमारे पास है 1100 माइनस 3y, 1100 माइनस 3y बटे में 5, प्लस 2y जैसा था वैसे ही लिख देंगे बराबर में 700। अब देखिए 3 की गुणा 1100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3300। फिर 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9y और बटे में 5 रहेगा। इधर 2y के हर में कुछ नहीं है, तो बटे में हम 1 लिख सकते हैं हर में, बराबर में 700। अब इनकी तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो 1 की गुणा 3300 से करेंगे तो 3300, फिर 1 की गुणा माइनस 9y से करेंगे तो माइनस 9y, बीच में प्लस का चिन्ह। तो 5 की गुणा 2 से कर देंगे, 5 दूनी 10y, और बटे में 5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 5, बराबर में 700। अब ये 3300 माइनस के 5y 9y है और प्लस के 10y है, तो प्लस माइनस होते हैं माइनस, 10y में से 9y घटाएंगे तो 1y बचेगा और ज्यादा है प्लस के। 5 भाग में था, उधर चला जाएगा गुणा में, तो 700 गुणा 5 हो जाएगा ये, तो ये आएगा 3300 प्लस y बराबर 700 की गुणा 5 से करेंगे तो 3500 आ जाएगा। अब ये प्लस का 3300 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 3300 हो जाएगा। तो y बराबर, अब देखिए इन्हें घटा देंगे, तो 3500 में से 3300 घटाएंगे तो 200 बच जाएंगे। तो यहाँ पर y का मान 200 आया है, और y हमने क्या माना था, एक बाल्टी का मूल्य, तो एक बाल्टी कितने रुपए की है, 200 रुपए की है। अब ये y का मान हम समीकरण 3 में रखकर x का मान और ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब ये समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो समीकरण 3 उतार लेते हैं, पहले क्या थी, x बराबर 1100 माइनस 3y/5 बराबर 1100 माइनस 3, y के स्थान पर y का मान रख देंगे हम 200 बटे में 5। तो 1100 माइनस 3 की गुणा 200 से करेंगे तो हो जाएगा 600 बटे में 5। 1100 में से 600 घटाएंगे तो 500 बच जाएंगे बटे में 5, और 5 से 500 को भाग देंगे तो आ जाएगा 100। तो x का मान आ गया है 100। तो एक मग का मूल्य है 100 रुपए। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः एक मग का मूल्य 100 रुपए है, और एक बाल्टी का मूल्य बाल्टी का मूल्य 200 रुपए है।
तो प्रश्न में हमें एक बाल्टी और एक मग का मूल्य ज्ञात करना था। एक मग का मूल्य 100 रुपए आ गया है और एक बाल्टी का मूल्य 200 रुपए आ गया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। इसमें लिखा है इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। प्रश्न में कहा गया है ए की जो आयु है वह बी की आयु से 2 गुनी है। 18 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 में के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है? तो ये हमें प्रश्न में बताना है। तो इस समय की आयु हमें ज्ञात करनी है, ए की आयु कितनी है इस समय और बी की आयु कितनी है। तो जिन राशियों को हमें ज्ञात करना होता है उनको हम चर राशियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो माना इस समय ए की आयु, इस समय ए की आयु हम मान लेंगे कितनी है, एक्स वर्ष है। और बी की आयु, इस समय बी की आयु हम मान लेंगे वाई वर्ष। इस समय ए की आयु एक्स वर्ष है और बी की आयु वाई वर्ष है। अब प्रश्न में जैसे जैसे कहा गया है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो यहां डाल देंगे प्रश्नानुसार। इस समय ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। जो ए की आयु है ये एक्स, ये बी की आयु की 2 गुनी है। कि एक्स का जो मान है वो वाई के दुगने के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो एक्स बराबर 2y, इसको हम यहीं पर मान लेते हैं समीकरण 1। कि एक्स का मान वाई के पदों में हमें मिल रहा है तो इसको यहीं पर लिख देंगे। फिर प्रश्न में आगे बताया है 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 में के अनुपात में हो जाएगी। कि 8 वर्ष बाद, इस समय ए की आयु एक्स है, 8 साल बाद उसमें 8 वर्ष और बढ़ जाएंगे। बी की आयु इस समय 22 वर्ष है तो 8 साल बाद उसकी आयु में भी 8 वर्ष बढ़ जाएंगे। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा, अनुपात का मतलब इनको बटे में रखेंगे, तो वह अनुपात रहेगा 7/4 के बराबर। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 7/4। अब इसको हल करके हम एक समीकरण बनाएंगे। तो देखिए 4 की गुणा, तिरछी गुणा करते हैं, 4 की गुणा x से, फिर 4 की गुणा 8 से, तो 4x प्लस 32 आ जाएगा। तो 4x प्लस 8 चौक हो गए 32, बीच में बराबर का चिन्ह। फिर 7 की गुणा 22 से और फिर 7 अट्ठे 56, तो ये आ जाएगा 7y और 7 अट्ठे हो जाएंगे 56। अब ये 4x प्लस का 7y बाएं पक्ष में आएगा तो -7y बराबर में 56, प्लस का 32 दूसरे पक्ष में जाएगा तो -32। तो 4x माइनस 7y बराबर में 56 में से 32 घटाएंगे तो 3, 6 में से 2 घटेगा तो आएगा 4 और 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। तो ये बच गया है 24। ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण चर x और y में। पहली समीकरण थी x बराबर 2y, दूसरी समीकरण है 4x माइनस 7y बराबर 24। अब हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में 4 है और x के स्थान पर आ जाएगा 2y समीकरण 1 से। ये x बराबर था 2y के, -7y बराबर में 24। 4 दूनी हो जाएंगे 8y, -7y बराबर में 24। 8y में से 7y घटाएंगे तो आ जाएगा y बराबर में 24। तो यहां पर b की आयु जो हमने y मान रखी थी तो y का मान आया है 24। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 थी हमारी x बराबर 2y, तो x बराबर 2 की गुणा y के मान 24 से करेंगे तो x का मान आ जाएगा 48। 24 दूनी 48।
तो x हमने a की आयु को कहा था, a की आयु 48 वर्ष है और b की आयु है 24 वर्ष। इसको हम यहां पर भी लिख लेंगे। अतः a की इस समय आयु, a की इस समय आयु बराबर आ गई है 48 वर्ष और b की इस समय आयु बराबर हो गई है 24 वर्ष। तो प्रश्न में हमको ए और बी की इस समय की आयु ज्ञात करनी थी, वह हमने ज्ञात कर ली है। ए की आयु है 48 वर्ष और बी की आयु है 24 वर्ष। तो यहां पर यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, और यह हमारी इस दक्षता अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 15, एक व्यक्ति ने कुल 35,000 की पूंजी का एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। तो यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4460 रुपए मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए थे, ये हमको बताना है। कि एक व्यक्ति के पास 35,000 की पूंजी थी, उसने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। दो हिस्सों में कुछ एक हिस्सा 12% के ब्याज पर एक को उधार दे दिया, दूसरा हिस्सा 14% के वार्षिक ब्याज से उधार दे दिया उसने। और उसे कुल वार्षिक ब्याज, एक वर्ष का जो वार्षिक ब्याज है उसको कितना मिलता है, 4460 रुपए। अब हमको बताना है उसने 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो राशि उधार दी थी वह कितनी है, और 14% वार्षिक ब्याज की दर से जो धनराशि उधार दी थी वह राशि कितनी है। वे दोनों भाग हमें बताने हैं इस 35,000 के। तो जब दो भाग हमको बताने हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना, पहले हम मान लेंगे माना 35,000 रुपए के दो भाग, एक्स तथा वाई रुपए हैं। एक्स तथा वाई रुपए हैं कि हमने 35,000 को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक धनराशि एक्स है और एक धनराशि वाई है। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है उसके हिसाब से हम दो समीकरण बना लेंगे। प्रश्न में कहा गया है 35,000 के दो भाग करने हैं, एक भाग हमने एक्स किया, एक भाग हमने वाई कर लिया। अगर हम दोनों भाग को जोड़ेंगे तो हमको धनराशि कितनी मिलेगी, 35,000 रुपए। ये बन गई हमारी पहली रैखिक समीकरण चर एक्स में और वाई में। अब उन्होंने कहा है पहली वाली धनराशि, पहले भाग की जो धनराशि है उसको 12% वार्षिक ब्याज की दर से देना है और दूसरी धनराशि को 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया है उसने। तो जब हम पहली वाली राशि का एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालने का सूत्र रहता है, एक वर्ष का वार्षिक ब्याज निकालने का दर सूत्र रहता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और भाग कर देते हैं हम 100 से, भाग करते हैं 100 से। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, जितने रुपए हम उधार देंगे। तो पहले भाग में हमने x रुपए उधार दिए, दर कितनी थी, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, एक वर्ष का वार्षिक ब्याज हमें बताना है और भाग कर देंगे हम 100 से। फिर प्लस, अब हम दूसरी धनराशि को हमने 14% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी है, तो दूसरी धनराशि 22 थी, ब्याज की दर 14%, गुणा समय एक ही वर्ष था, भाग करेंगे 100 से। तो इन धनराशियों पर जो वार्षिक ब्याज हमको मिलेगा उसका योगफल प्रश्न में दिया गया है 4460, कि दोनों धनराशियों पर जो उस व्यक्ति को ब्याज प्राप्त हुआ है वार्षिक ब्याज वह कितना है, मिलाकर कुल मिलाकर 4,460। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए 12 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 12x और बटे में 100, प्लस 14 की गुणा हम 22 से करेंगे तो आ जाएगा 14 और बटे में 100 बराबर में 4460। अब दोनों ही, अब देखिए दोनों ही दो से विभाजित हो सकते हैं, दो छंग 12 और दो से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50, दो सत्ते 14 और यहाँ दो से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। अब दोनों के हर 50-50 है, एक जैसे हैं तो दोनों का लैसे भी 50 आएगा। तो अंश में बचा है 6x, यहाँ पर 6x और प्लस दूसरे पद के अंश में बचा है 7y, 7y और दोनों का हर एक जैसा है 50, बराबर में है 4460 रुपए। ये भाग में है, उधर जाएगा गुणा में।
7x 6x प्लस 7y बराबर में 4460 की गुणा हो जाएगी 50 से। अब ये 6x प्लस 7y जैसा था वैसे ही लिखेंगे। एक जीरो यहां पर है, एक जीरो यहां पर है, दोनों जीरो लगा लीजिए। अब 446 की गुणा 5 से कर देंगे। 5 छंग 30 का जीरो हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये हो गई हमारी दूसरी रैखिक समीकरण चर x और y में। अब हम पहले रैखिक समीकरण से चर x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण था हमारा x प्लस वाई बराबर 35,000। तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे, प्लस का y दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण हमने x का मान y के पदों में जो ज्ञात किया है, ये पहले समीकरण से ज्ञात किया है, तो इसकी ये मान रखना होगा हमें दूसरे समीकरण में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में हम ये मान रख देंगे। तो ये 6 है और x के स्थान पर हमको रखना है 35,000 माइनस बाई, ब्रैकेट बंद, प्लस 7 बाई, और बराबर में है 2,23,000। अब 6 की गुणा 35,000 से करेंगे, ये 3 जीरो जैसे थे वैसे ही लगा दो। 6 पंजे 30 का हो जाएगा, जीरो हासिल लगेंगे 3, 6 ते 18 और 3 हो जाएंगे 21, माइनस 6 की गुणा 22 से करेंगे 6 बाई, और प्लस का 7 बाई, बराबर में 2,23,000। ये 2,10,000 प्लस के हैं, दूसरे पक्ष में जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 7 बाई में से 6 बाई घटाएंगे तो 1 बाई बचेगा, बराबर में 2,23,000 माइनस कर देंगे 2,10,000। अब बाई में से 2,23,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो बचेंगे 13,000। तो बाई का मान आ गया है यहाँ पर 13,000। तो दूसरे भाग की धनराशि थी 13,000। अब पहले भाग की भी धनराशि निकाल लेंगे, तो ये बाई का मान समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 है x बराबर 35,000 माइनस वाई, यह है समीकरण 3। और y का मान है 13,000, तो x बराबर 35,000 माइनस 13,000, और 35,000 में से हम 13,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22,000। तो x का मान आ गया है 22,000 और y का मान था 13,000। पहले जो 35,000 की दो धनराशि, दो भागों में बांटा था 35,000 की धनराशि को, तो पहले भाग की धनराशि आई है 22,000 और दूसरे भाग की धनराशि आई है 13,000। तो उस व्यक्ति ने 12% वार्षिक ब्याज पर 22,000 रुपए उधार दिए थे और 14% वार्षिक ब्याज की दर से 13,000 रुपए उधार दिए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा आ चुका है और यह प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर हमारी दक्षता अभ्यास 7 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।